Hello students, welcome in the first lecture of the chapter probability। आज की क्लास से हम लोग probability का सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो कि क्लास 12 में डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके, तो टॉपिक इज प्रोबेबिलिटी। ये हम लोग क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं। वहाँ पे हम लोगों ने कुछ टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी प्रोबेबिलिटी के डिस्कस किए थे, जैसे कि रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको कहते हैं, कोई भी एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट हमें पहले से ही आउटकम उसके पता हो उनको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जैसे थ्रोइंग ए डाई इज ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, टॉसिंग ए कॉइन इज ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, ड्रॉइंग वन बॉल फ्रॉम ए बैग विच कंटेन 3 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स इज ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, ड्रॉइंग वन कार्ड आउट ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स इज ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो ये सब जो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट हैं डे टू डे लाइफ में, उनको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं इन द टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। और किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम होता है उसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं, जिसको एस से डिनोट करते हैं। ये भी हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं और उनके हमने क्वेश्चंस वहाँ से कर रखे हैं। हम लोगों ने इवेंट्स पढ़ा था। व्हाट इज कॉल्ड इवेंट्स? इवेंट्स आर द सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस। ओके, किसी भी सैंपल स्पेस का जितना भी सबसेट होगा उन सबको हम क्या कहते हैं? इवेंट्स कहते हैं। ठीक, इवेंट्स जो है वो दो तरीके के होते हैं। एक को कहते हैं हम श्योर इवेंट और दूसरे को कहते हैं हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट। श्योर इवेंट्स मतलब सैंपल स्पेस ही एक तरीके से जो इवेंट है उसको हम श्योर इवेंट कहते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। सिंपल इवेंट, कंपाउंड इवेंट, ये सब हमने पढ़ा हुआ था। उसके बाद हमने पिछले जो, यदि आप कॉपी देखोगे क्लास 11th का, तो वहाँ पे हम लोगों ने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट पढ़े थे। दो ऐसे इवेंट जो साइमल्टेनियसली अकर नहीं हो सकते उनको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। जस्ट लाइक यदि एक डाई थ्रो किया जाए, उसमें जो सैंपल स्पेस होगा उसका एलिमेंट होगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, और उसमें ये दो इवेंट जस्ट लाइक अकरेंस ऑफ इवन नंबर ऑन द डाई एंड द सेकेंड इवेंट सपोज बी इवेंट दैट इज अकरेंस ऑफ ऑड नंबर ऑन द डाई। ये जो दोनों इवेंट हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग एग्जॉस्टिव इवेंट्स पढ़ा था। तो आप एक बार कोशिश करिए कि जितना भी 11th का पार्ट हम लोगों ने क्लास 11th में डिस्कस किया था प्रोबेबिलिटी का, उसको एक बार कॉपी में देख लेने का। ठीक है, जिससे कि हम जो अब पढ़ने वाले हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा दैट इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि कंडीशनल का मतलब होता है कि कुछ कंडीशन हमें पता होगी और फिर हमें जो है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होगी। जस्ट लाइक एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज a die is thrown, then find the probability that the die shows even number if it is given that the prime number has already occurred। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे कि आपको पता है कि सैंपल स्पेस जो है इसका, जब डाई थ्रो किया जाता है तो सैंपल स्पेस में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमसे बोला गया है कि ये जो इवेंट है प्राइम नंबर आने का, सपोज दैट इवेंट इज बी इवेंट। बी इवेंट इज प्राइम नंबर अकर्स। ये कौन कौन से प्राइम नंबर है इसमें? 2, 3, 5। Okay, so it is given that in the problem that prime number has occurred, prime number आ चुका है। ठीक है, और हमें पूछा गया है कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। मान लो इवन नंबर आना, इवन नंबर अकर करना जो है वो इवेंट ए है। इवन नंबर अकर्स दैट इज 2, 4 and 6।
तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है अकरेंस ऑफ even number when prime number has been occurred. Prime number has occurred on the die. ये पूछा जा रहा है। इसका लिखने का तरीका ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवन नंबर when B has already been occurred. इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, P of A given B, है ना, P of A given B, ऐसे इसको रीड करते हैं हम लोग। और ये ऑब्वियसली देखो ये क्या हुआ है, इसमें B जो इवेंट है वो अकर हो चुका है, तो यहाँ पे B इवेंट सैंपल स्पेस की तरह वर्क करेगा। दैट मीन्स आउटकम जो है वो B इवेंट से हमें पता चल रहा है कि ये सब आया है 2, 3 एंड 5। तो ये कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज वर्क एज ए सैंपल स्पेस। ये सैंपल स्पेस की तरह यहाँ पे वर्क करने वाला है, ठीक है। और हमसे पूछा गया है कि बी यदि अगर हो चुका है तो ए की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो हमें ये देखना होगा कि ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं बी में, ठीक है, क्योंकि बी अगर हो चुका है तो हमें ये देखना है कि बी में कैसे कितने ऐसे एलिमेंट हैं जो ए को फेवरेबल है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी हमें लिखना होगा ऊपर में, ठीक है। ऐसे एलिमेंट जो ए और बी दोनों में कॉमन है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली ए से ए इंटरसेक्शन बी में एक ही एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है, 3 है। तो यदि हमसे पूछा जाए कि इवन नंबर यदि अकर हुआ है, इवन नंबर अकर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यदि प्राइम नंबर अकर हुआ है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है, क्योंकि प्राइम नंबर अकर हुआ है इसका मतलब 2, 3 या तो 5 में से कोई एक अकर होगा। बट 2 अकर होगा तभी हम कहेंगे कि इवन नंबर आया है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/3 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस टाइप के जो कॉन्सेप्ट है उनको समझ सकते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या है, ठीक। अब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो है वो फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से एक बात क्लियर हो गई है कि P ऑफ A गिवन B जो होता है, P ऑफ A गिवन B जो होता है दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन B लिख सकते हैं। और फिर यदि हम इसको सैंपल स्पेस के नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड कर दें ऊपर और नीचे, तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाय P ऑफ B भी लिख सकते हैं, दिस डिवाइड बाय दिस इज P ऑफ A इंटरसेक्शन B, दिस डिवाइड बाय दिस इज नथिंग बट P ऑफ B। बट इस कंडीशन में क्या होना चाहिए कि P ऑफ B जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो जाता है जिसको हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो इसका डेफिनेशन है वो मैं अब यहाँ पे लिख रहा हूँ कि सपोज A and B are 2 events of a sample space S, then probability of occurrence of event A when B has already occurred is denoted by P of A given B, and the formula is P of A intersection B divided by P of B। जो भी नीचे होगा उसका यहाँ लिखेंगे और ऊपर में P of A intersection B लिखेंगे, बट P of B क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। साथ ही साथ ऑब्वियस सी बात है कि यदि हमें P ऑफ B गिवन A फाइंड आउट करना होगा तो भी क्या हम लिखेंगे, P ऑफ A इंटरसेक्शन B लिखें या B इंटरसेक्शन A, बात तो बराबर ही है, लेकिन नीचे में यहाँ पे क्या आएगा, P ऑफ A आएगा, क्योंकि A ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट B व्हेन A हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड।
तो जो भी पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंगली हम इसका फॉर्मूला जो है वो लिख सकते हैं। यहाँ पे P ऑफ A शुड नॉट इक्वल टू 0, मतलब A अगर हुआ है इसका मतलब डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी ऑफ A 0 नहीं है, तभी ये बात हो रही है। तो इस टाइप के जो प्रॉब्लम है उनके अंदर जो है वो हम लोग इस टाइप से दोनों फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए और फिर हम उसके क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस करते हैं। नाउ वी विल डू सम प्रॉब्लम्स ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज roll of pair of dice twice. Let A be the event that the sum of the two rolls equals to 6, and let B be the event that the same number comes up twice. What is the probability of A given B? तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझिए क्या हुआ है, इसका सैंपल स्पेस क्या है। रैंडम एक्सपेरिमेंट इज रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस ट्वाइस, 2 बार आपको डाई को थ्रो करना है। तो इसमें जो सैंपल स्पेस के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट होगा वो 36 होगा। ऐसे 1 1 1 2 1 3 1 6 2 1 2 3 इस तरीके से 6 6 तक यदि हम लिखें तो 36 एलिमेंट होते हैं, जो हम लोगों ने क्लास 11 में सैंपल स्पेस लिखा हुआ है। 2 डाइस जब थ्रो करते हैं तो उसमें कितने एलिमेंट होते हैं, 36 एलिमेंट। ये इवेंट क्या है, दैट सम ऑफ द टू रोल्स इक्वल्स टू 6। ये इवेंट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होने वाले हैं, 1 5 2 4 3 3 4 2 एंड 5 1। ओके, ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो ए इवेंट्स में होंगे। और बी भी द इवेंट दैट द सेम नंबर कम्स अप ट्वाइस। तो ये 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। ये जो इवेंट है वो हम कहेंगे कि दोनों नंबर सेम ही आया है, एक ही नंबर 2 बार आया है डाइस पे। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स हैं। हमसे पूछा गया है P ऑफ A गिवन B, मतलब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितनी है, ऑब्वियस सी बात है इस इवेंट में हम देखें क्योंकि ये इक्वली लाइकली इवेंट्स है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितनी होगी, 6/36 होगा, क्योंकि B में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है डिवाइड बाय सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है, दैट इज 1/6 आएगा। सिमिलरली A इवेंट और B इवेंट में जो कॉमन है वो निकालें, यदि हम A इंटरसेक्शन B निकालें तो एक ही एलिमेंट आने वाला है, दैट इज 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B यदि हम निकालते हैं दैट इज 1/36। एक एलिमेंट है A इंटरसेक्शन B में और टोटल सैंपल स्पेस में 36 एलिमेंट है। तो क्या होने वाला है, इट इज 1/36 डिवाइड बाय 1/6। P ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना है, 1/36, और P ऑफ B कितना है, 1/6 है। तो ये कितना हो जाने वाला है, 1/6 हो जाने वाला है इसका आंसर। इस तरीके से हम इस टाइप के प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आंसर आ गया है ये जो पूछा गया था। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो कि नीचे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है उसको सॉल्व करते हैं। उसमें हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि 2 इवेंट है A और B, जिसमें A की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, B इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, और P ऑफ B गिवन A जो है वो 0.5 है। तो P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट गिवन B कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये हो जाएगा P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाय P ऑफ B कॉम्प्लीमेंट, ऐसे लिख लेंगे हम। इसको हम लिख सकते हैं डिमॉर्गन्स लॉ से, P ऑफ A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, डिमॉर्गन्स लॉ है ये, डिवाइडेड बाय 1 माइनस P ऑफ B। ये हम लोगों ने क्लास 11 के अंदर पढ़ चुके हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B अपॉन 1 माइनस P ऑफ B। इसको 1 इक्वेशन लिख लेते हैं, मतलब P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट कितने के बराबर होगा, जिसमें P ऑफ B तो हमें पता है, लेकिन P ऑफ A यूनियन B पता होने के लिए हमें P ऑफ A इंटरसेक्शन B का वैल्यू पता होना पड़ेगा, जिसके लिए हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे। आगे हमें क्या पता है, P ऑफ B गिवन A कितना है, 0.5 है। तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ दिस इज नथिंग बट P ऑफ A इंटरसेक्शन B, P ऑफ B इंटरसेक्शन A डिवाइड बाय P ऑफ A इक्वल टू 0.5 लिख सकते हैं। और यहाँ से हो जाएगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B जो हो जाने वाला है दैट इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाइड बाय P ऑफ A,
और P of A 0.3 है, सो इट इज 0.5 इंटू 0.3, तो ये 0.15 हो जाने वाला है, 0.15। अब हमको P of A इंटरसेक्शन भी पता है, P of A पता है, P of B पता है, तो P of A यूनियन B भी निकाल सकते हैं। तो P of A यूनियन B निकालते हैं, तो P of A यूनियन B जो होता है वो हमें पता है P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B के बराबर होता है, ठीक है। तो P of A कितना है 0.3, P of B कितना है 0.6, और P of A इंटरसेक्शन B जो है वो अभी निकाला है हमने, कितना है 0.15। तो ये हो जाने वाला है 0.9 माइनस 0.15, जो कि हो जाने वाला है हमारे पास 0.75। ओके, इतना हमारे पास आने वाला है। तो 0.75 जो है वो P of A यूनियन B की जगह हम पुट करेंगे और P of B की जगह 0.6 पुट करने वाले हैं। कहाँ पे? इक्वेशन 1 में। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 P of A complement given B complement is nothing but 1 minus P of A union B, that is 0.75 divided by 1 minus P of B, that is 0.6। ये हमारे पास आने वाला है 0.25 डिवाइडेड बाय 0.4, और 0.40 लिख लेते हैं, दैट इज नथिंग बट 25 बाय 40, 5 बाय 8, 25 5 बाय 8 इज आंसर। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है वो हो गया है सॉल्व। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे जो फॉर्मूले हैं वो एक एक करके यहाँ पे यूज कर लिए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं यदि हमें क्वेश्चन का ये पता हो कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, इन ए क्लास 30% ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन फिजिक्स, 25% स्टूडेंट फेल्ड इन मैथमेटिक्स एंड 50% फेल्ड इन बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। If a student is selected at random, failed in mathematics, find the probability that he failed in physics 2। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं, लेट A be the event that the student failed in physics, and B be the event that the student failed in maths। उसके बाद जो भी क्वेश्चन में हमें दे रखा है वो लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए, दैट इज ए इवेंट इज स्टूडेंट फेल्ड इन फिजिक्स एंड दैट इज 30%। इसका मतलब होता है 30/100 एंड दैट इज 0.3 है। प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट बी विल अकर, दैट मींस स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एंड ही इज फेल्ड इन मैथ्स, that is 25%, so 25/100 and that is 0.25, okay, and 50% are those students who failed in both, so that is A intersection B। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो दोनों ही सब्जेक्ट में फेल हैं, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? P of A intersection B, that is 15/100, 15% दिया हुआ है तो ये 0.15 है। अब हमसे क्या पूछा गया है कि इफ ए स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम, फेल्ड इन मैथमेटिक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही फेल्ड इन फिजिक्स 2। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है किसकी प्रोबेबिलिटी? ए की प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट इज फेल्ड इन फिजिक्स इफ इट इज गिवन दैट द स्टूडेंट हैज फेल्ड इन मैथमेटिक्स। यही पूछ रहा है, ठीक है ना। आप इस क्वेश्चन को समझिए। इफ ए स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम, फेल्ड इन मैथमेटिक्स, दैट मींस एक स्टूडेंट को हमने, क्या है रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक स्टूडेंट को हमने क्या किया? सिलेक्ट किया और वो मैथ में फेल है, ये मुझे पता है, ठीक है। तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो फिजिक्स में भी फेल होगा, यही क्वेश्चन है। तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? कि वो स्टूडेंट इज फेल्ड इन फिजिक्स if it is given that he is already failed in mathematics, if he the same student is failed in mathematics। तो इसका जो फॉर्मूला है वो हम लगाएंगे, तो P of A intersection B डिवाइडेड बाय P of B। ये
0.15 और नीचे वाला आएगा जो पी ऑफ बी कितना है 0.25, तो यहाँ हो जाएगा 15/25, तो 5 या 15 25, तो ये हो जाएगा आपका 3/5 इसका आंसर। तो इस तरीके से इस टाइप के जो प्रॉब्लम है लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम होते हैं उनको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं यदि हम फार्मूला जो है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का समझ लें, इवेंट्स का मतलब समझ लें और जो है वो हम फिर बाकी फार्मूले को यूज करते हुए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो थ्योरम है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जो है वो साइमल्टेनियस अकरेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो वहां पे मैं डिस्कस करके बता देता हूँ उसका क्या मतलब है। नेक्स्ट थ्योरम इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। So let A and B are two events of a sample space S. Then probability of A intersection B is equal to probability of A multiplied by probability of B given A. This theorem is called multiplication theorem of probability। जैसे कि इसको जो प्रूफ है वो आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से है। एज वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी गिवन ए जो होता है वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ ए, ये हमने अभी पढ़ा था। देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए कितना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी ऑफ ए। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी गिवन ए, ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बट फॉर दिस पी ऑफ ए शुड नॉट इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम इज जस्ट अ एप्लीकेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सिमिलरली वहीं पे जैसे मैंने ये लिखा है उसी तरीके से हम ये भी लिख सकते हैं कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ए गिवन बी। और इसको भी हम सिमिलरली प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि पी ऑफ ए गिवन बी जो होता है वो कितना होता है, जो हमें पता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से, दैट इज पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी ऑफ बी, यही पढ़ा था हमने। तो यहाँ से साफ साफ हमें दिख रहा है कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैन ऑल्सो बी रिटन एज पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ए गिवन बी। ठीक है, यहाँ पे पी ऑफ बी शुड नॉट इक्वल टू 0। यदि हमें किसी ऐसे इवेंट के जिसका मान लीजिए साइमल्टेनियस अकरेंस के बारे में पता करना है कि जैसे ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, जब क्वेश्चन करेंगे तो हम उसको डिस्कस करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के क्वेश्चंस को। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मूला है वो लगाने वाले हैं, जिसको हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को यूज करते हुए प्रूफ किया है। तो एक से एक दूसरा रिलेटेड है, इसलिए आपको यदि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ में आ गई होगी तो आपको ये भी समझ में आएगा कि किसी भी दो इवेंट के साइमल्टेनियस ऑकरेंस की जो प्रोबेबिलिटी है वो हम इस वाले फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय पी ऑफ बी गिवन ए। ऐसे बी गिवन है मतलब बी की प्रोबेबिलिटी व्हेन ए हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को ही इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जब हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में तब देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।